मुसलमान का पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव। हम यादव समाज के लोग को भी बोल देना चाहते हैं कि आप ही भरम में नहीं रहिएगा, तेजस्वी यादव यादव के नेता हैं, वो अपने परिवार के नेता हैं, खुद के नेता हैं। वो संजय यादव अपना वो जो दोस्त है हरियाणा से बुलाए हैं, उसको सांसद बनाएंगे, हिना साहब को नहीं भेजेंगे राज्यसभा। कि आप आरजेडी गठबंधन के अलावा कहीं भी जाइएगा आप पर फतवा निकल जाएगा। यानी कि सारे पाक दामन के लोग, सारे नेक शरीफ लोग, सारे हक के लिए आवाज उठाने वाले लोग आरजेडी के साथ रहिए, चाहे वो गधा को लालटेन का पट्टा बना करके टिकट क्यों ना दे दे। तो वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में जो इंसान बैठे हैं आजकल चर्चा में हैं, इनका परिचय बताऊं। इनसे पहले मैं बता दूं कि सीतामढ़ी में मुस्लिम अगर सबसे कद्दावर नेता और शिवहर क्षेत्र में माने गए अनवारुल हक, मरहूम अनवारुल हक, जो सांसद रहे थे, मंत्री रहे थे, और उनकी क्या बात करना। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार क्या पूरे इंडिया लेवल पे उनको कोई ना जानता हो। ऐसे में साद अनवर, ये उनके पौत्र हैं और आजकल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, सूझबूझ के साथ रखते हैं, जिनकी बातों का कुछ अर्थ होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉक्स चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। इन दिनों आप कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने चचा आजम के लिए जी, और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी एक्टिवली और काफ़ी चतुराई से लोगों को हैंडल कर रहे हैं आप, और जो अपनी तैयारी रणनीति है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके जो रणनीति है कि बाजपट्टी आप जीतते हैं, तो ऐसा क्या देंगे आप बाजपट्टी को जिससे लोगों को लगे कि नहीं, मेरे लिए यही आदमी परफेक्ट है। देखिए बहुत सही सवाल किया आप। ना किसी नेता ने आज तक सीतामढ़ी में लोगों को, खास करके किसी भी नेता ने किसी भी समाज को, किसी भी प्रजा को ना ही आज तक कुछ दिया है और ना ही कोई बहुत बड़ा ठेस चीज़ हम देने का दावा कर रहे हैं। कैसे हम बता रहे हैं, कोई नेता जीत जाता है, नाली गली सड़क ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ना किसी नेता ने आपको कुछ आज तक दिया है, ना ही कोई नेता, शायद हम भी जीत करके आपको वैसी चीज़ें ना दे पाए। लेकिन एक चीज़ हम करना चाहते हैं, हम साद अनवर इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ से हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, आपको रेवा यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। फिर उसके बाद मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों में मैंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। डेल में नौकरी कर रहा था, 1.5 लाख रुपए में कमा रहा था महीने का। मुझे जर्मनी में 6 से 7 लाख रुपए तक का जॉब लगने का ऑफर था। मेरा दोस्त कह रहा था आओ हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, 1 करोड़ रुपया सालाना हम कमा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ करके मैंने सोचा कि जिस अनवारुल हक साहब की गोदी में मैंने अपना ज़िंदगी, अपने बचपन बिताया है, तो कहीं ना कहीं उनका असर मेरे अंदर हम देखे कि भाई दादा जो है अपने लोगों के लिए, किसी भी समाज के लिए अपना लड़ाई लड़ने का काम किए। फिर हम सोचे कि हम भी इंटरेस्टेड हुए कि नहीं भाई, लोगों के लिए कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको मतलब 1-2 लाख रुपए कमाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जो आम आदमी को रहती है। क्योंकि आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ सीतामढ़ी एंड शिवहर कि उन्होंने मेरे दादा को इतना बड़ा मुकाम तक पहुंचा दिया कि पैसा की अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, लोगों की लड़ाई लड़ें। तो लोगों की लड़ाई लड़ने का सिर्फ पॉलिटिक्स एकमात्र ऑप्शन नहीं था, तो हमने LLB किया। LLB करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील के हैसियत से अब कहीं भी किसी भी समाज के लिए, अक्सर लोग कहते हैं मुस्लिम समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं। हम आपको गिना सकते हैं कि जोहरा रुकैया के लिए अगर हम लड़े हैं तो परवीन कुमार जो बच्चा भुला गया था बुखरा में, उसके लिए भी लड़े। अगर हम महजबीन के लिए आवाज़ उठाए तो किरण कुमारी के लिए भी उसके साथ आवाज़ उठाए। अगर हम डोगरा में जाले में तरन्नुम बच्ची जिसका लाश पोखर में मिला था उसके लिए लड़े, तो हम आपको राज किशोर और सचिन जो सीतामढ़ी मधुबनी बॉर्डर पर पुलिस वालों ने धक्का मार के उनको जान से मार दिया, एक को मारा और एक को हॉस्पिटल में लोग कहते हैं कि सुई दे करके मार दिया ताकि वो दरोगा के खिलाफ न बोल सके। तो हम इन सब लोगों की एक संवैधानिक तौर पर एक हैसियत से हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और जिस दिन हम कामयाब होंगे इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम बात, आप जैसे सवाल किए कि ऐसा क्या करेंगे हम बाजपट्टी के लिए, तो बाजपट्टी के लोगों के लिए सबसे पहला चीज़ कि 10 साल विधायक रही, मंत्री रही ब्रंजू गीता जी, और महिला होकर के भी महिला की कोई चिंता नहीं की। भाई हम सीतामढ़ी की धरती पर आप और हम रहते हैं, और सीतामढ़ी में माँ जानकी की जन्मभूमि कहा जाता है। तो वहीं आपके बाजपट्टी में, नानपुर, बाजपट्टी और बोखरा प्रखंड के जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी सीता हमारी,
ये पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। 10वीं 12वीं के बाद जरा बता दें, हम जहां पूछते हैं 4200 पंचायत में मैंने दौरा किया है, 114 रेवेन्यू विलेज है, 150 गांव, पढ़ने लिखने का कोई इंतजाम नहीं। अब बोले भाई तीनों प्रखंड मिला करके एक महिला कॉलेज नहीं है, मंत्री रहने के बाद छोड़िए महिला कॉलेज, भाई एक नॉर्मल डिग्री कॉलेज नहीं है। आज के युग में जब आपका गाड़ी भी आज ड्राइवर छोड़िए कंप्यूटर से चलने जा रहा है, आने वाले समय में आप सोच रहे हैं कि भाई हम फोन किए बैंक मैनेजर को या बैंक में किसी से फोन से बात करना है, उधर से आपसे एक आदमी की आवाज में ही बात करेगा, लेकिन वो कंप्यूटर आपसे बात करेगा। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ये बिहार के लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है कि पढ़ाई की कितनी अहमियत है, तो हम लोग जीता जागता बिहार एक नरक बनते हुए देखेंगे, जहां पे हमारे बच्चे हमें घर के अंदर ताला मार करके बिहार से बाहर चले जाएंगे। तो मैं सबसे बड़ा एक चीज करना चाहता हूं कि कम से कम बाजपट्टी विधानसभा में एक और ज्यादा से ज्यादा 3, बाजपट्टी प्रखंड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, नानपुर प्रखंड में एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए और बोखरा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अब 4 लाख की आबादी, 4 लाख लोग वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं, तो इतनी आबादी के हिसाब से इससे ज्यादा कॉलेज होना चाहिए, लेकिन कम से कम तीनों ब्लॉक में एक एक कॉलेज होना चाहिए, या एक तो कॉलेज होना ही चाहिए। 3 हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे, जीतने के बाद 5 साल के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 कॉलेज हो जाए, ये हम देना चाहते हैं। अब आप बोलिएगा क्यों, तो ना किसी नेता ने आपको, आपके बच्चों को कुछ दिया है, ना आपको दिया, ना देगा अगर आपको, तो आपका बच्चा जो पढ़ लिख करके अगर साद अनवार के इतना पढ़ लेता है, मेरी जैसी अगर थोड़ी सलाहियत उसमें आ जाती है, हम ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि भाई आपके सारे बच्चे मुझसे ज़्यादा काबिल बने कि भाई अमेरिका जर्मनी जैसे जगह पे हम 5, 6, 7 लाख रुपए जाके कमा सकते हैं। छोड़िए अमेरिका जर्मनी, वर्क फ्रॉम होम बिहार के अंदर करके हम 50,000 1 लाख कमा सकते हैं। तो जब आपका बच्चा 50,000 1 लाख रुपया ला करके आपके हाथ में देगा, तो फिर आप भी बोलिएगा कि कोई नेता जिंदगी में जो नहीं दे सकता था, हमारा बच्चा हमको 1 महीना में दे दिया, 7 पीढ़ी सुधर जाएगी। इसलिए अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी लेगा वो दहाड़ेगा। तो उन्हीं की कही हुई बात पे हम साबित हो रहे हैं। अच्छा, बाजपट्टी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जी। लेकिन अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे कहा कि 2 टर्म मतलब 10 साल रंजू गीता जी रही, इस टर्म मुकेश यादव जी हैं, उससे पहले भी मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी वहाँ कुछ मुस्लिम के लिए या फिर मुस्लिम नेता की बात करें अगर, तो जिनको बढ़ावा मिला, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे बहुत सबसे बड़ा रीजन हम बता दे रहे हैं। लोग हमसे नफरत ना करें भाई, यादव समाज के बहुत सारे लोगों ने हमारे दादा के लिए बहुत कुछ किया है, उनका भी हाथ है हमारे दादा मरहूम के आगे बढ़ने में। लेकिन आजकल 100 में से 25-50% जो यादव समाज के लोग हैं वो आरजेडी के वोटर नहीं रह गए। आरजेडी का कट्टर वोटर अगर कोई है तो मुसलमान। यादव समाज के लोग ने देखा कि भाई अबू दोजाना को सुरसंड से टिकट मिला, तो उन्होंने दिलीप यादव को तीर छाप पर वोट देकर के उनको विधायक बना दिया। परिहार में यादव समाज के लोग, अब परिहार का हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे अब्बा भी खड़े हुए थे और हमारे अब्बा पे इल्ज़ाम लगातार लगाते आ रहे हैं कुछ लोग कि अमजद हुसैन की वजह से रितु जायसवाल हार गई थी। हम कहते हैं कि यादव समाज की वजह से रितु जायसवाल हार गई थी। जो करना है, जिसको करना है कर ले। यादव समाज के लोग वहाँ पर 60% यादव समाज के लोगों ने राम नरेश यादव को वोट दिया, बीजेपी से विधायक बनाया। और बाजपट्टी में 2010 में हमारे भी तो दादा महागठबंधन से लड़े, तो वो हार गए। 15 में महागठबंधन से रंजू गीता जी लड़ी तो जीत गई। 20 में महागठबंधन से मुकेश यादव लड़े तो जीत गए। समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी, समझिए। तो बेसिकली बात ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे यादव समाज के लोग हमारे साथ देते हैं ईमानदारी से, लेकिन उन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठा करके, सीतामढ़ी में 35 लाख लोग रह रहे हैं, इसमें से 8 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। बिहार में 17-18 ठीक है, अलग बात। सीतामढ़ी में आप 22 से 25% हमारी आबादी है मुसलमानों की। ये सिर्फ मुस्लिम हम इस नहीं कर रहे हैं। देखिए, सेकुलर होने का मतलब है हर समाज की बराबरी से आवाज उठाना। अब हम सबसे ज्यादा मुसलमानों की आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि सबसे ज्यादा खराब हालत फतेहाली में मुसलमान जी रहा है कि नहीं। अब सीतामढ़ी में 8 लाख की आपकी आबादी है, 1/4 आपकी आबादी है, तो 1/4 आपका विधायक होना चाहिए, 2 विधायक होना चाहिए। जीता एक भी नहीं है। चलिए, सीतामढ़ी में गलती हो गई। वो सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, ये सीतामढ़ी लोकसभा और शिवहर लोकसभा का ये 12 विधानसभा में 12 लाख मुसलमान है। इतिहास में 1947, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो सुनिए और इस चीज पे गौर करिए कि हमारी जिंदगी, हमारा जो मुस्तकबिल है आप लोगों के हाथ में क्या हो रहा है। सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, इस 12 विधानसभा में 12 लाख मुसलमान है। इतना ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत समाज का कोई होता तो 6 7 विधायक बना लेता। लेकिन आज हम 0 पर आउट है। 1947 से लेकर के आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस 12 विधानसभा में आपके लिए आवाज उठाने के लिए एक भी आदमी नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा जैसे आपने कहा कि
मुस्लिम बहुत कट्टर है आरजेडी के। हाँ। वो मतलब गद्दारी नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके खुद जो यादव समाज के लोग हैं, हाँ। आपने कहा कि बीजेपी के वोट कर देते हैं, हाँ। तो ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि आखिर मुस्लिम लगातार उनके भक्त रह रहे हैं और आरजेडी, लेकिन आरजेडी बात करती है कि हम मुस्लिम हित के लिए काम करते हैं। आरजेडी अक्सर यही कहती है हाँ, कि बहुत हम मुस्लिम हित के लिए काम बता हित रहे के हैं, काम करते हैं और मुस्लिम लोगों के सपोर्टर है, जहां भी जरूरत पड़ती है मुस्लिम के लिए काम आती है। एक छोटा सा हित हम गिना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने थे। बड़ा बड़ा 50-50 किलो वाला, 25-25 किलो वाला मंत्रालय, 25 किलो यानी 25,000 करोड़, 25-25, 26-26 किलो वाला मंत्रालय अपने पास रख लिए और मुसलमानों को दिए 600 ग्राम वाला मंत्रालय। अब 25 किलो मिठाई आप खाइएगा, हम 600 ग्राम खाएंगे। अब बोलिए, उसको एक्सप्लेन करते हैं, सुनिए। 2,56,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ बिहार के लिए। बड़ा बड़ा मंत्रालय जो है सब अपने लोगों में बांट दिए और मुसलमान को दे दिए अल्पसंख्यक मंत्रालय। वाह, मंत्रालय मिल गया, बहुत बड़ी बात है। कानून मंत्रालय, क्या बजट है उसका? अरे भाई, आपको अगर 100 वोट मिले, देखिए हम 18% है, ठीक है, लेकिन 18% तो हम तब है ना जब 100% को देखा जा रहा है, लेकिन आप तो जीते हैं 40% वोट से। तो आपके 40 वोटों में 18 वोट हम हैं, यानी कि आपके 100 वोटों में 45 वोट हमारा है। बात समझ गए? अब जैसे कि 100 वोट में 40 वोट एनडीए गठबंधन को मिला, 20 इधर उधर मिल गया और 20 मिला आरजेडी को, तो उस 20 में हम 18 हैं। तो 20 में हम 18, सॉरी, उस 40 में हम 18 हैं। तो उस 40 में 18 का मतलब है कि 100 वोट अगर आरजेडी गठबंधन को मिल रहा है तो उसमें 45 वोट मुसलमान का है। वोट तो 45% शेयर है आपके हम, लेकिन जब मंत्रालय बांटने की जब बात आई तो 6,000 करोड़ का मंत्रालय आपने दिया हमें और 2,50,000 करोड़ का आपस में बांट लिया। कहनी नगर विकास दे दिया हमको, कहनी शिक्षा दिए, स्वास्थ्य दिए। आप तो डिप्टी सीएम थे ना भाई, तो इतना तो हक का काम तो कर ही रहे हैं। हक का ये काम कर रहे हैं कि 2020 में जब टिकट बांटे तो 55 यादव समाज के लोग को बांट दिए, ठीक है। अब मुसलमान समाज के लोग को कितना दे दिए? 14% को अगर 55 टिकट मिलता है तो 14 से 4% ज्यादा 18% को कितना 70-80 मिलना चाहिए ना। 70-80 चलिए ठीक है, आप बोलिएगा मुसलमान बहुत लोग वोट नहीं देते हैं, 55 बांट दीजिए, बात बराबर करिए। नहीं 55-40 बांट दीजिए भाई, 38 बांट दीजिए, हर जिला में एगो दे दीजिए। नहीं 38 बांटना है भाई, आप 30 बांट दीजिए, नहीं 12-15 को टिकट दीजिएगा, मुंह पे थूकिएगा। देखिए हम कारण बता रहे हैं, यादव समाज से सीखने की जरूरत है, प्रेरणा लीजिए कि भाई सीतामढ़ी में हम 8 लाख मुसलमान हैं तो आपका 1 को विधायक नहीं है, और 4.5 लाख यादव समाज के लोग हैं तो उनका 3 को विधायक है। एक हरपुरवा पंचायत है बाजपट्टी में। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों आखिर हो रहा है? इसका रीजन ये है कि मुसलमान, आप बताइए कि आरजेडी गठबंधन को छोड़ करके क्या मुसलमान कहां वोट दे सकता है? लेकिन यादव कहां वोट दे सकता है? कहीं भी दे सकता है, खुला मर्जी है भाई, फ्री है। मुसलमान कहां देगा? वो जहां आरजेडी गठबंधन से अलग होगा फतवा निकल जाएगा। समझ रहे बात? कट्टर आप इसलिए हैं आरजेडी के कि आप आरजेडी गठबंधन के अलावा कहीं भी जाइएगा आप पर फतवा निकल जाएगा। यानी कि सारे पाक दामन के लोग, सारे नेक शरीफ लोग, सारे हक के लिए आवाज उठाने वाले लोग आरजेडी के साथ रहिए, चाहे वो गधा को लालटेन का पट्टा बना करके टिकट क्यों ना दे दे। तो हम इस मानसिकता को तोड़ेंगे अपनी जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह। हम इस चीज को समझाएंगे अपने भाइयों को कि रे भाई, तुम्हारे हक की आवाज आरजेडी नहीं। तुम प्रशांत किशोर को बात बोले बहुत अच्छा कि अगर हमारे पार्टी से अगर किसी इंसान को ऐसा टिकट मिल जाए जो आपको गलत लगता है, उसको हरा दीजिए। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बाहरी का क्या कंसेप्ट है कि आपका विरोध बाहरी कह के बाजपट्टी हो या चाहे बड़िहार हो, मैं देख रहा हूँ कि बाहरी है। बाहरी का क्या मतलब, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। बाहरी मतलब हम लोग जो है ना मार्स प्लेनेट से आए। गजब, कहाँ के बाहरी हैं भाई? 2010 में हमारे दादा मरहूम अनवारुल हक साहब ने खून पसीना बाजपट्टी की धरती पर निकाला कि नहीं निकाला अपना? हमारे दादा मरहूम ने बाजपट्टी के, अगर हम लोग को इस तरीके से कंसीडर किया जाता तो 40-50 हज़ार लोगों ने जो हमको वोट दिया, किस बेसिस पे दिया? बाहरी है तो रितु जायसवाल जी को शिवहर से क्यों लड़ाया गया? शिवहर से सांसदीय क्यों लड़ाया गया? बोलते अनवारुल हक का बेटा को टिकट मिल जाना चाहिए था आरजेडी से। उनकी हैसियत नहीं। आप मुसलमान का पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव। अगर एक मर्द है मुस्लिम में, वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव के लिए हम ही सिर्फ लड़ते हैं, तेजस्वी यादव। अच्छा, क्योंकि एमओआई समीकरण उन्होंने वो अपने परिवार के अलावा किसी के लिए नहीं, भूल जाएं। हम यादव समाज के लोग को भी बोल देना चाहते हैं
कि आप ही भरम में नहीं रहिएगा। तेजस्वी यादव यादव के नेता हैं, वो अपने परिवार के नेता हैं, खुद के नेता हैं। वो संजय यादव अपना वो जो दोस्त है हरियाणा से बुलाए हैं, उसको सांसद बनाएंगे, हिना साहब को नहीं भेजेंगे राज्यसभा। आप नहीं समझ रहे हैं, वो अपना परिवार अपने दोस्त लोग का लीडर है, यादव का लीडर थोड़ी है। यादव का लीडर है तो मेरा 10 गो दोस्त है जो अमेरिका जाकर के डिबेट कॉम्पिटिशन जीत के आया है, तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल है। अगर आज तेजस्वी यादव बोले कि ये जो डिबेट जो जीत करके आया है ये साइंटिफिकली अच्छा इनहेंस्ड ब्रेन है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे यादव समाज के लड़का को हम एक ला के देते हैं जो उनसे ज्यादा काबिल है। बोले तेजस्वी यादव कि इसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, साद अनवर अभी पार्टी आरजेडी ज्वाइन कर लेगा। यादव की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग कोई मार्स प्लैनेट से आए हैं या फिर कहाँ से हो, बाहरी का कंसेप्ट आ रहा है। और तो ऐसे नहीं में नहीं, एक मिनट तो अर्जुन राय जी जो थे, ये सीतामढ़ी लोकसभा क्यों लड़ते हैं? इनको मुजफ्फरपुर लड़ना चाहिए। हम कहाँ से बाहर के हैं भाई? हम तो सीतामढ़ी में, आप कहाँ बैठे हुए हैं? ये मेरा घर है, ये कहाँ है? सीतामढ़ी में ना है। कुछ ऐसा अफगान या मुगल का लिंक विंक नहीं ना? वो एक शहाबुद्दीन साहब का बहुत अच्छा इंटरव्यू वायरल हुआ था कि अनवारुल हक साहब जब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको लिंक निकल जाता है कि यहाँ से है वहाँ से है। फातिमी साहब लड़ते हैं, शहाबुद्दीन लड़ते हैं तो पाकिस्तान के हैं, इसके हैं, उसके नहीं, हम हिंदुस्तान के हैं। अनवारुल हक साहब जब सांसद बने शिवहर से तो 100 में से 49 वोट मुसलमान का था, 51 वोट हिंदू समाज का था। अरे हम उस हिंदू समाज के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। अब क्या देख रहे हैं? हमने परवीन कुमार को खोज करके हम लोगों ने, सब लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला? आप समझ नहीं रहे, हम आरजेडी के उस मानसिकता में जो लोग फंस गए। यादव समाज को लग रहा है कि मेरी पार्टी है, नहीं, वो परिवार की पार्टी है। और मुसलमान को लग रहा है कि आपको बीजेपी से बचा देगी। तो बीजेपी से बचा देगी तो 20 साल से तो आप वोट दे रहे हैं, 20 साल से आपने सबको वोट दिया, आखिर में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनते हैं। कांग्रेस को दीजिए, लोजपा को दीजिए, लालटेन को दीजिए, जिसको दीजिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बनना है। तो अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट करा लो भाई, तुम बन जाओ नेता। जब बनना ही नीतीश कुमार जी को है तो तुम अपना 2-4 को विधायक बना लो भाई जिला में, जो तुम्हारी आवाज उठा सकेगा। आज जोहरा रुकैया के बारे में आपका हम एक इंटरव्यू देखें, आपके विधायक जी बोले थे कि वो हमारे क्षेत्र की भी नहीं है, तो नानपुर के प्रमुख रहे थे ना वो, अभी विधायक हैं, ठीक है, वो उनका क्षेत्र नहीं है। तो डोगरा में जाले में कारी शोहेब के साथ चले गए थे उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ने। सदर अंसारी साहब हैं जिनकी बेटी है तरन्नुम, और वहाँ पे जो उस बच्ची का बॉडी निकाले थे उनका जहांगीर भाई नाम था। हम इस तरीके से अपने जहन में बात रखें, भूलने वाला नहीं है साद अनवर। चुन चुन करके हिसाब करेंगे। जिस दिन मेरे हाथ में ताकत आई ना, तो चाहे वो तरन्नुम के लिए हो, चाहे किरण कुमारी के लिए हो, चाहे सचिन राजकिशोर के लिए हो, एक एक आदमी, सारा थाना वाले को और एसपीडीएम सबको बोल के आए हैं कि हम जब जीते तो सब लोग सुन लीजिए कि ऐसा जगह ट्रांसफर करेंगे कि आप लोग का ट्रांसफार्मर उड़ा देंगे, और जो गलत किया उसको सलाखे के पीछे। आप परिहार में आपका आज वीडियो मैंने देखा कि उसमें रितु जायसवाल जी पे काफ़ी तंज कसा आपने, क्योंकि उनके मौजूदगी में मुझे लगता है कि एमिम को बी टीम कहा जा रहा है, और भी कुछ मुसलमानों को उसमें टारगेट करके कहा जा रहा है कि जो उनके साथ बरगला के चले जाते हैं और जो सही कैंडिडेट उनको नहीं पहचान पाते हैं, उन पर आपने टिप्पणी भी किया। और अभी देख रहा हूं मैं कि रितु जायसवाल जी को आप माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं कि 3 दिन में माफ़ी मांगे। 3 दिन में माफ़ी नहीं मांगी, मांगना पड़ेगा उनको माफ़ी। नहीं माफ़ी मांगेंगी तो देखिए फिर वो 3 दिन में माफ़ी नहीं मांगेंगी तो हमारे लिए 3 दिन काफ़ी है परिहार में उनका, हम बताए ना, उनका खेल खराब हो जाएगा। पहले तो एक बात समझिए कि हमने उन आवाज़ इसलिए उठाई कि भाई ठीक है, आपको वैसे हिसाब से इतना दिक्कत है तो उनको आप अपने गठबंधन में शामिल कर लेते। हम उनके पार्टी में नहीं है इनमें, लेकिन हम एक लॉ के स्टूडेंट हैं, संविधान को हमने पढ़ा है। तो कोई गलती तो कोई कुरान के हिसाब से या संविधान के हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहे हैं चुनाव लड़के। अगर वो चुनाव लड़ते हैं या उनके गठबंधन से ही ना हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे अब्बा उन्हीं के ओवैसी साहब के गठबंधन से लड़े परिहार चुनाव, तो ओवैसी साहब पे भी तंज कस दिए। हमारे अब्बा को भी बोल दिए कि अमजद हुसैन के कारण, अरे जब 20,000 25,000 यादव समाज के लोगों ने राम नरेश यादव को वोट दिया। इन नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे तो यादव में रिएक्शन कर जाएगा। मुसलमान को बोलो जितना बोलना है कि भाई कम से कम मुसलमान 100 में 100 आ जाए, ना टूटे, तो ये भरम वो उनका निकाल देंगे हम लोग। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम, यादव, हिंदू, ये बीजेपी, ये आरजेडी, जन स्वराज, भीम, इन सब की लड़ाइयों में जो उभर के एक आदमी आता है वो इतना करप्ट हो जाता है कि मुझे लगता है कि समाज का विकास ही नहीं कर पाता हाँ, है। एकदम सही हर बात जगह ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे जो लोग हैं किन्हीं को भी, अगर आप समाज का विकास चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सत्ता में आके ही कर सकते हैं, एकदम सही आप बात करवा आप बोल सकते हैं विपक्ष में भी रह रहे। के। सुनिए, ऐसे लोगों की मेंटालिटी हम बता क्यों रहे बदल हैं, जाती आप है? एक बात बहुत अच्छी बात बोल दी है। एक अंग्रेजी में कहावत है, पावर इट अट्रैक्ट्स द वर्स्ट
एंड करप्ट्स द बेस्ट। मायने कि सत्ता वो चीज़ है, ताकत वो चीज़ है जो सबसे घिनौने लोगों को आकर्षित करती है अपने तरफ और सबसे अच्छे लोगों को घिनौना बना देती है। बात समझ में आई? तो कुल मिला के कहना हमको ये है कि हम तो अपना नियत हर दिन चेक कर रहे हैं कि भाई आज हम किस नियत से लड़ रहे हैं। कोई मेरा अंदरूनी इंटरनल कोई फीलिंग तो नहीं है। कुछ लोग समझता है कि हम लोग परिहार भी लड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई अफवाह है? ये सब अफवाह है। हम लोग मजबूती से बाजपट्टी विधानसभा लड़ रहे हैं और बाजपट्टी विधानसभा जीतना मेरा मकसद है। इसके बीच में हम परिहार का मुद्दा इसलिए उठाए क्योंकि हमारे बाप का नाम लिया गया वहाँ पर। और रितु जायसवाल जी, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो उन तक पहुँचाया जाए, उनके मौजूदगी में एक वो अपने चुनाव में भी एक बोली थी वीडियो, पता नहीं मेरे मोबाइल में कहीं होगा, कि अनवारुल हक साहब का बेटा क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, वोट काटेंगे। वो अपना अनवारुल हक साहब का नाम खराब हो रहा है, तो चुनाव लड़ रहे हैं तो अनवारुल हक साहब का नाम खराब हो रहा है। ये भी स्टेटमेंट उनका मुंह से बोला हुआ बात था। इसका वीडियो कहीं तो है, वो हम खोज सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि अभी जो इनके मौजूदगी में बोला जा रहा है कि अमजद हुसैन अनवर आते हैं और 10-12 हज़ार वोट काट करके, सुनिए ना, हम भी उन्हीं का बेटा है। अब पूरा बिहार 5 साल से कोई हम घर में बैठ करके चूड़ा नहीं फाँक रहे हैं। जहाँ हो सकता है, जैसे हो सकता है, पूरे बिहार में हम कटिहार बारूसोई चल गए थे। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाना और 500 किलोमीटर आना। ये खुर्शीद को गोली मार दी, यही नीतीश कुमार जी की सरकार में पुलिस लोगों ने गोली मार दिया। 2 आदमी को, सोनू और खुर्शीद। इंडियन ह्यूमन राइट कमीशन में केस हुआ और हम लोग ने मुआवजे की मांग की है 30-30 लाख रुपया। तो हम तो वहाँ भी जा करके आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रितु जायसवाल जी ये सोच रही हैं कि मुसलमान हमको बस इसी तरीके से वोट दे दे और जो है हम मुसलमान लीडर को ऐसे ही बर्बाद करेंगे ताकि दूसरा मुसलमान लीडर नहीं पनप पाए। तो देखिए, हम सेकुलर, अब बहुत मुस्लिम हो गए, हम सेकुलर तरीके से बताते हैं। सीतामढ़ी में 8 लाख मुसलमान है, बाजपट्टी परिहार में 2.5-3 लाख मुसलमान है। फिर भी 5 लाख मुसलमान आपके बच रहे हैं ना। ये 5 लाख मुसलमान 6 विधानसभा सीट और बच रहा है ना। इस 6 विधानसभा में ये 5 लाख मुसलमान यादव को भी वोट करेंगे, कुशवाहा को भी वोट करेंगे, पासवान को भी करेंगे, सहनी को भी करेंगे, फॉरवर्ड को भी करेंगे, ओबीसी को भी करेंगे, वैश्य समाज को भी करेंगे। हम कह रहे हैं ना, 5 लाख मुसलमान आपके हिंदू समाज के हर एक कास्ट को वोट करेंगे। हम करेंगे, उनको भी लीडर बनाएंगे। उनको देखेंगे कि एक कहीं किसी का हक मारा जा रहा है, उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बाजपट्टी और परिहार में कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा समीकरण अच्छा है, तो यहाँ बैटिंग हम करेंगे। अच्छा, वो तो खैर जनता जनार्दन है, जिनको जब चाहे सड़कों पर बैठाया, जब उनकी मर्जी। बाजपट्टी में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 2 टर्म रंजू गीता रही, मंत्री भी रही वो, और सामने में सिटिंग विधायक भी जो आरजेडी से है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपकी चुनौती कितनी मुश्किल है कि आप बाजपट्टी को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे और वहाँ के प्रतिनिधि बन के आपके चचा और विधानसभा में दहाड़े, और वहाँ की जो आपने बात करी कि हम डिग्री कॉलेजेस करवाएंगे, गर्ल्स के लिए कॉलेजेस करवाएंगे, तो क्या लगता है कि इतनी चुनौती के बावजूद बाजपट्टी को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कितनी मुश्किलें आपको लग रही है? मुश्किल मेरे लिए क्या है भाई? हमारे लोग, हमारी आबादी, हमारे सपोर्टर, हमारा घर है। 50,000 हम वोट ला चुके हैं। मुश्किल तो आप उनसे पूछिए जो अभी पसीना पोंछ करके अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दिए हैं। मेरे लिए क्या मुश्किल है? मेरा घर है। मतलब आप मुश्किल और चुनौती कुछ नहीं देख रहे हो वहाँ? नहीं, मुश्किल उनके लिए है ना भाई। लोगों पे आप मतलब देखिए, इतना भरोसा है आपको? हमको अपने लोगों पर भरोसा है। हमको अपने लोगों पर 100% भरोसा है और किसी को भी लड़ना है तो हमसे ही लड़ना है। और उनके लिए क्या मुश्किल है वो अपना तय करें, क्योंकि ना ही उनकी आबादी है, ना उन्होंने अपने कार्यकाल में वैसा कुछ लोगों के लिए किया है। सब लोग उनके खिलाफ हैं। मतलब आप चुनौती मानने के बजाय आप दे रहे हैं कि आप चुनौती उनके लिए हैं। हाँ, हम उनके लिए चुनौती हैं। वो अपना देखें भाई, वो कैसे जीतेंगे उनको तय करना है। चलिए, ये तो बड़ी बात कही इन्होंने कि जहां एज अ न्यू आजम जी आ रहे हैं और पहले से इतने स्ट्रांग लोग हैं जो जेडीयू से हैं, आरजेडी से हैं, ऐसे में जहां इनको चुनौती मानना चाहिए वहां ये खुद को चुनौती उनके लिए बता रहे हैं। ये इनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बाजपट्टी खुद इनका क्षेत्र है, इनके लोग हैं वहाँ, इनका घर है, इनके आबादी ज़्यादा है। आपके कहने का मतलब है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो अब इनका जो कॉन्फिडेंस है ये तो जनता डिसाइड करेगी कि आखिर किनको सराखों पर बैठाएगी और कौन उनके लिए इस बार प्रतिनिधित्व करेंगे, ताकि विधानसभा में जाएं और आपके लिए हर वो चीज़ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आप तक सरकार से आपका हक मांग के नहीं, छीन कर लेकर आए। क्योंकि विधानसभा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जो आम लोगों की जो उम्मीदें होती हैं बहुत जुड़ी होती हैं उनसे। तो देख रहे थे कि शाद अनवर एक यंग है, युवा है, नेता है, जनसुराज से अभी
अपनी पारी खेल रहे हैं और काफ़ी बेबाकी से बोलते हैं, सूझबूझ के साथ, वेल एजुकेटेड हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या इनके लिए सोचते हैं और क्या आपके विचार हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शाद भाई आपका सिटी टॉक्स पे आने के लिए। आपका भी शुक्रिया। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और अपने राय को कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल हो कि आगे आज़म जी से या फिर साद अनवार से पूछना हो तो आप लोग कमेंट में जाके बताइए। सिटी टॉक्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।